हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लग रही है। थैंक यू। और गाइस, आई एम सो सॉरी, आजकल मैं वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मंदिर है तो सुबह से ही भजन कीर्तन चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे स्टोरी बनाने में काफ़ी परेशानी होती है। इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए सॉरी गाइस। लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ गाइस मेरा साथ दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अब अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा वांग जी विंग को बहुत सारे पैसे देते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी सर्विस अच्छी लगी इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए टिप। विंग वो पैसे देखकर कहता है, क्या इतने सारे पैसे, वो भी टिप में? वांग जी कहता है, हाँ। अब आगे मैंने कहा ना, मैं आज बहुत हैप्पी हूँ अपने फ्रेंड के लिए, इसलिए विंग थैंक यू कहता है। और अब विंग और निये को क्लब से निकलते हुए देखते हैं, जहाँ विंग जाते हुए निये को बताता है कि आज उसे 2 अजीब से कस्टमर मिले। निये कहता है, अजीब का क्या मतलब? विंग कहता है, अजीब इसलिए कि आज मुझे एक पर्सन ने सभी ड्रिंक लाने को कहा और मैं भी सभी ड्रिंक ले गया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि ये सब ड्रिंक मैं सबको सर्व कर दूं। मैंने पूछा क्यों? तब उस इंसान ने मुझसे कहा कि वो बहुत हैप्पी है। मैंने कहा ओके, पर आप खुश क्यों है? तब उस पर्सन ने बताया कि उसका फ्रेंड बाप बनने वाला है। मगर जब मैंने उसके फ्रेंड की तरफ देखा तो वो अजीब सा रिएक्शन दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके फ्रेंड को खुद पता नहीं है कि वो बाप बनने वाला है। अब विंग निये से कहता है कि पर अच्छी बात ये हुई है कि उसने टिप में मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। निये वो पैसे देखकर कहता है, वाओ विंग, आज तुम्हारा फर्स्ट दिन था और आज ही तुम्हारी लॉटरी लग गई है। विंग वो पैसे देखता है और उसमें से आधे पैसे निये को देता है। निये कहता है, विंग ये सब क्या है? विंग कहता है, निये मैं अकेला रहता हूँ, मेरे लिए ये पैसे बहुत ज़्यादा है, मगर मैं जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत है, इसलिए ये तुम रखो। निये कहता है, नहीं विंग, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और इसको ऐसे ही किसी को नहीं देते। विंग कहता है, ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ निये, इसके बदले मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। निये कहता है, फेवर वो क्या? विंग कहता है, मुझे तुम कुकिंग सिखाओगे। दरअसल वो क्या है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता और शायद तुम्हें एक बात मालूम नहीं है, वो क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए ये पैसे पकड़ो और कल से टाइम निकाल कर मुझे भी कुकिंग करना सिखाओ, ओके? निये कहता है, ओके, पर मैं तुम्हें कुकिंग एक ही शर्त पर सिखाऊंगा। विंग कहता है, क्या, कौन सी शर्त? निये कहता है, विंग, उसके लिए तुम्हें मेरा फ्रेंड बनना होगा। विंग कहता है, ओके। निये कहता है, देखो आप फ्रेंड बन चुके हो तो तुम ये पैसे देकर हमारी दोस्ती को छोटा मत करो। ये पैसे लेकर तो मुझे लगेगा कि हम दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंट है। विंग निये की बात सुनकर कुछ भी नहीं कह पाता और वो निये से कहता है, निये मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, और हाँ, आज से तुमसे एक प्रॉमिस ज़रूर करूँगा, एक दोस्त होने के नाते मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। निये भी विंग को कहता है कि वो भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। अब निये विंग के अपार्टमेंट छोड़ता है और वहाँ से अपने घर निकल जाता है। अब अगली मॉर्निंग सुबह के 5 बजे विंग के अपार्टमेंट का डोरबेल रिंग होता है। विंग जो गहरी नींद में था, मगर डोरबेल के रिंग की वजह से उसकी नींद टूट जाती है। वो उठता है और गेट खोलता है, जहाँ गेट पर निये खड़ा था। निये को देखकर विंग कहता है, निये तुम सुबह सुबह यहाँ? निये कहता है, हाँ विंग, कल तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कुकिंग सीखनी है, क्या तुम भूल गए? विंग कहता है, नहीं, पर इतने सुबह सुबह? निये कहता है, विंग तुम्हें तो पता है ना, दिन भर मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मुझे यही टाइम मिला तो मैं आ गया। वैसे किचन कहाँ है और सामान? विंग कहता है, सामान? कैसा सामान? निये कहता है, क्या वेजिटेबल ग्रोसरी कहाँ है? विंग अपने सर को खुजाता है और एक पाउटी फेस बनाकर कहता है, वो तो नहीं है। निये कहता है, क्या, फिर तुम कुकिंग कैसे सीखोगे? विंग निये से कहता है, अच्छा तो तुम गुस्सा मत करो, तुम मुझे बता दो कि कुकिंग के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैं वो सब सारा सामान ऑनलाइन मंगवा दूंगा। निये कहता है, क्या ऑनलाइन वो सामान महंगा पड़ता है, ठीक है, ठीक है, आज तुम और मैं मेरे कॉलेज आने के बाद शॉपिंग पर चलेंगे, ओके? विंग भी ओके कहता है। अब निये वापस चला जाता है। इधर विंग भी अब जगकर फ्रेश होता है और अपने घर की सफाई करने के बाद वो भी कॉलेज निकल जाता है, जहाँ वो प्रिंसिपल से मिलकर उसे अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिखाता है, जहाँ प्रिंसिपल विंग से पूछता है कि ये तो लंदन के टॉप
कॉलेज से सीधा अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी का फॉर्म है। जहां विंग बताता है, जी सर, दरअसल मैं अपने मॉम डैड के साथ लंदन में रहता था, मगर कार एक्सीडेंट में दोनों गुजर गए, इसलिए मुझे वापस अपने होम टाउन आना पड़ा और इसीलिए मुझे अब इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकूं। प्रिंसिपल विंग की बात पर यकीन करके उसे अपने कॉलेज में एडमिशन दे देते हैं। क्योंकि विंग बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, इसलिए प्रिंसिपल उसका अमेरिका वाला सर्टिफिकेट देकर उसे अपने कॉलेज में पढ़ने की परमिशन दे देते हैं। मगर वो विंग से कहते हैं कि यहाँ की पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव है। विंग कहता है, सर क्या मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती? प्रिंसिपल कहता है, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, पर हाँ पहले हम 1 मंथ तुम्हारा परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद ही मैं फैसला लूँगा। विंग ओके कहता है और प्रिंसिपल को थैंक यू भी कहता है। अब प्रिंसिपल प्यून को बुलाता है और प्यून से कहता है कि विंग को विंग की क्लासरूम दिखा दो। प्यून ओके कहता है और अब विंग प्यून के साथ अपनी क्लास देखने चला जाता है। जैसे ही प्यून विंग को क्लास दिखाता है, विंग प्यून को कहता है कि अब मैं चला जाऊंगा और प्यून को भी थैंक यू कहता है। अब प्यून भी वहां से चला जाता है। इधर विंग क्लास में इंटर करता है, तभी न्यू हुसैन की नज़र विंग पर पड़ती है। न्यू हुसैन तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और विंग के पास आकर कहता है, विंग तुम यहाँ? विंग कहता है, हाँ नहीं, मैंने भी इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। न्यू हुसैन कहता है, वाओ विंग, आओ मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। इतना कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है, जहाँ न्यू हुसैन विंग को बताता है कि ये मेरे फ्रेंड है यूविन, मिंग्याओ, सोंगले, ये वेनिंग। वो सभी विंग को हेलो कहते हैं, विंग भी उन्हें हेलो कहता है। अब न्यू हुसैन अपने फ्रेंड से कहता है, गाइस ये मेरा न्यू फ्रेंड विंग है। वो सभी विंग के साथ बात करते हैं, उसे हेलो हाय कहते हैं। अब न्यू हुसैन विंग को अपने साथ ही अपने पास बिठा देता है। अब कुछ देर बाद उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अब वो लोग अपनी क्लास अटेंड करते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद यूविन, मिंग्याओ और सोंगलेन वेनिंग सभी विंग और निये को कहते हैं कि चलो हम कैंटीन चलते हैं। विंग और हुसैन भी हाँ में जवाब देते हैं और कुछ देर बाद वो सभी लोग कैंटीन में बैठे थे, जो कॉफ़ी जूस वगैरह पी रहे थे। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। जब विंग और उसके फ्रेंड वापस क्लास में जा रहे थे, तभी उनका सीनियर वेंचाओ जो कैंटीन की तरफ आ रहा था, अपने 2 दोस्तों के साथ में उसकी टक्कर विंग से हो जाती है और विंग जोर से ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही वेंचाओ की नज़र विंग पर पड़ती है, वो तो विंग को देखते ही रह जाता है। विंग जो गुस्से में आ गया था, वो फटाफट उठता है और वेंचाओ को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, बदतमीज़, देख के नहीं चल सकते क्या? न्यू हुसैन और उसके फ्रेंड तो बस विंग को देखते ही जा रहे थे, क्योंकि विंग ने जिसको थप्पड़ मारा था वो उनका सीनियर और इस कॉलेज का सबसे घटिया स्टूडेंट था। वेंचाओ तो अपने गाल पर हाथ रखकर बस विंग के लिप्स को ही देख रहा था। विंग के वो पिंक लिप्स किसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह वेंचाओ को दिख रही थी, जो हवा के कारण हिल रही थी। विंग वेंचाओ को इतना सुना रहा था, मगर वेंचाओ तो विंग के लिप्स को ही देखने में बिजी था। उसने विंग के किसी भी बात को नहीं सुना। तभी न्यू हुसैन विंग का हाथ पकड़ता है और वो विंग को वहाँ से खींच कर ले जाता है। वेंचाओ जिसने अभी भी अपने फेस को पकड़ा था, वो विंग को जाते देख रहा था। तभी म्या जो एक ओमेगा है, वो वेंचाओ के सामने हाथ से चुटकी बजाते हुए कहती है, वेंचाओ वो ओमेगा बॉय तुम्हें थप्पड़ मार के इतना कुछ सुना के चला गया है और तुमने उसे कुछ नहीं कहा। वेंचाओ उसी हालत में म्या के शोल्डर पे हाथ रख कर कहता है और म्या से कहता है, म्या पता करो ये ओमेगा कौन है और कौन सी क्लास में है। म्या जब ये सुनती है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि म्या वेंचाओ को पसंद करती है, मगर ये बात आज तक उसने वेंचाओ को नहीं बताई, क्योंकि म्या चाहती थी कि इस बात का एहसास वेंचाओ को खुद ही हो। तभी पीछे से वांगजी भी आता है, जो एकदम मासूम सा और इनोसेंट सा फेस बनाकर वेंचाओ के पास आता है और म्या से कहता है, म्या क्या हुआ और ये वेंचाओ को क्या हुआ? म्या कहती है, कुछ नहीं वांगजी। और अब वो चारों एक टेबल पर बैठ जाते हैं और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। तभी वांगजी अपनी क्यूट वे में जॉन से कहता है, जॉन क्या मेरे आने से पहले यहाँ कुछ हुआ था? क्योंकि बॉस का फेस रेड हो रखा है। जॉन चुपके से वांगजी से कहता है, आज पहली बार बॉस को थप्पड़ पड़ा है। वांगजी कहता है, क्या? जॉन वांगजी को कोनी मारते हुए चुप रहने का इशारा करता है। अब वांगजी भी चुपके से जॉन से पूछता है, कौन है वो जिसने बॉस पर हाथ उठाने की हिम्मत की है? गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि वेंचाओ का फादर वेंजुलियो को तो वांगजी मानना चाहता है, मगर वो कॉलेज में वेंचाओ का फ्रेंड है,
तो गाइस मैं बता देती हूँ, शायद आपको याद होगा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि वांग जी अपनी मॉम और बाकी लोगों के सामने एक अलग पर्सनैलिटी के साथ में रहता है और सुयान के साथ में वो अपनी रियल पर्सनैलिटी के साथ रहता है। तो ऐसा क्यों है और वांग जी ने वेंग चाओ से दोस्ती क्यों की है, वो सब आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। तो अभी वांग जी जॉन से बात कर रहा था कि किसने बॉस पर हाथ उठाया है। अब जॉन वांग जी को बताता है कि हमारे कॉलेज में एक न्यू ओमेगा बॉय आया है जो हमारा जूनियर है। उसी ने वांग जी तो बाहर से दिखाता है कि हाय वेंचाओ को किसने मारा, मगर अंदर से वो बहुत खुश था और सोचता है चलो कोई तो इस कॉलेज में ऐसा आया जिसने आते ही वेंचाओ को वेंचाओ की औकात याद दिला दी। और वो सब कॉफ़ी पी रहे थे। इधर वांग जी की नज़र म्या पर जाती है जो बहुत सैड लग रही थी। म्या को सैड देखकर वांग जी म्या से पूछना चाहता था कि उसे क्या हुआ है, मगर वो म्या से नहीं पूछ पाता। गाइस यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ, वांग जी जिसके चक्कर में फेल हो रहा था वो लड़की और कोई नहीं बल्कि म्या है। वांग जी म्या को पसंद करता है, मगर म्या वेंचाओ को पसंद करती हैं और इन लोगों को इतने साल एक साथ हो गए हैं मगर कोई भी किसी को अच्छे से नहीं समझ पाता। अब चलिए कहानी पर आते हैं, क्योंकि वो जब से म्या इस कॉलेज में आई है ना, इनफैक्ट बचपन से ही म्या और वांग जी एक साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वांग जी बचपन से ही म्या को पसंद करता है, यहाँ तक कि म्या कुछ टाइम के लिए बहुत बुरे तरीके से बीमार हो गई थी, जिस वजह से उसने कुछ टाइम के लिए स्कूल छोड़ दिया था। इस वजह से वांग जी तो आगे चला गया था मगर म्या पीछे ही रह गई थी। और जब वांग जी कॉलेज पहुंचा था उसके 2 साल बाद म्या भी इस कॉलेज में आ गई थी, जो देखकर वांग जी बहुत खुश हुआ और वो म्या के साथ एक ही क्लास में पढ़ने के लिए और साथ ही ग्रेजुएट होने के लिए वांग जी फेल होता गया ताकि वो म्या के साथ रह सके। अब कुछ देर बाद वो लोग भी उस कैंटीन से चले जाते हैं। इधर न्यू हुसैन विंग से कह रहा था कि उसने जिस पर्सन को थप्पड़ मारा है वो बहुत बेकार इंसान है और साथ ही विंग को ये भी बताते हैं कि वो हमारा सीनियर है, इसलिए हम सभी जूनियर को उसको रिस्पेक्ट देना पड़ता है। इसलिए वो जो भी कहता है हम ओमेगा बॉय को मानना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत रिच और साथ ही एक माफिया डॉन का बेटा है। विंग कहता है क्या? न्यूसेन कहता है हाँ विंग, उसका फादर बहुत बड़ा माफिया है। इस वजह से यहाँ के प्रिंसिपल टीचर वेंचाओ के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। ये सुनकर तो विंग घबरा जाता है, क्योंकि वो भले ही बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हो मगर उसके भाई कोई भी माफिया का काम नहीं करते। वो सभी लोग अपना साफ सुथरा बिजनेस करते हैं। विंग मन में सोचता है ओ गॉड, इसका मतलब जाने अनजाने में मैंने एक माफिया के बेटे से पंगा ले लिया। मगर तभी वो फिर सोचता है और कहता है पर मैंने कुछ गलत भी नहीं किया, उसकी वजह से मैं कैंटीन के फ्लोर पर गिर गया था, मुझे गुस्सा आ गया, पर उसे भी सॉरी कहना चाहिए था ना। इतना सोचने के बाद वो कहता है खैर छोड़ो, बाद में देख लेंगे, और वो उस बात को भूल जाता है। अब उनके कॉलेज की छुट्टी होती है। न्यू हुसैन और विंग साथ में घर जाते हैं क्योंकि उन्हें आज शॉपिंग भी करनी थी। अब वो लोग मार्केट में ग्रोसरी वेजिटेबल खरीदते हैं और वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता है। उस दिन से वेंचाओ विंग को परेशान करने लगा है और साथ ही न्यू हुसैन ने विंग को खाना बनाना सिखा दिया था। अब पूरा 2 महीने हो गया था विंग को घर छोड़े और 1 महीना उसे कॉलेज ज्वाइन किए हुए। इधर लंदन में विंग के ब्रदर्स अभी भी विंग की तलाश लंदन में ही कर रहे थे, क्योंकि उनके भाइयों के दिमाग में ये आया ही नहीं कि वो विंग को और कंट्री में भी ढूंढे, क्योंकि उनके भाइयों को लगता था कि विंग अपने भाइयों को छोड़कर कभी भी नहीं जा सकता। मगर सच्चाई तो कुछ और ही थी। इधर सातों भाई ने लंदन में हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश कर ली विंग को ढूंढने में, मगर विंग का उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। वो लोग अब जैसे तैसे जी रहे थे। अब वो सातों भाई भी एक ही घर में रहने के बावजूद एक दूसरे से हफ्तों में मिलते थे, बात करते थे। यहाँ तक जो उनकी पहली दिनचर्या थी वो अब बिल्कुल चेंज हो गई थी। पहले वो सभी भाई एक साथ विंग को उठाते थे, एक साथ ब्रेकफास्ट करते थे, एक साथ ऑफिस जाते थे, एक साथ आते थे, एक साथ घूमना फिरना मौज मस्ती करना, ये सब वो विंग के साथ और अपने सभी भाइयों के साथ करते थे। मगर अब वो लोग पूरी तरह चेंज हो गए थे। अब कोई भी भाई एक साथ बैठकर ना तो ब्रेकफास्ट करते थे, ना ही डिनर और ना ही लंच। यहाँ तक कि अब तो किसी भी भाई का मन नहीं होता था जियान मैंसन में आने का, इसलिए वो लोग अपने आप को काम में और ज़्यादा बिजी कर लिया था।
अब तो कोई भाई अगर जियान मेंशन में आ भी रहा है तो कोई 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, यहाँ तक कि कभी कोई आता था और कभी कोई नहीं आता था। पिछले 2 महीनों में जियान फैमिली पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, क्योंकि उनका सबका शरीर, उनकी आत्मा वही थी, मगर उन सभी का, भाइयों का दिल, उनकी जान, मतलब हमारा बीइंग, वो तो मस्त होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, वो भी चाइना में। अब हम इधर चाइना में देखते हैं, जहाँ बीइंग आज कॉलेज नहीं जाता, क्योंकि आज उसे अपनी तबीयत सही नहीं लग रही थी। वो घर पर ही आराम कर रहा था। तभी न्यूसेन बीइंग से मिलने आता है। बीइंग के गेट पर न्यूसेन नॉक करता है। बीइंग जो काफ़ी पेन में था, साथ ही उसे फीवर भी था। वो गेट खोलता है और न्यूसेन को देखता है और न्यूसेन के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। न्यूसेन जब बीइंग को इस हालत में देखता है तो वो पूरी तरह से घबरा जाता है और बीइंग को जैसे तैसे बेड पर लेटाता है और फिर उसे चेक करता है तो उसे फीवर था और साथ ही आज उसके फेरोमोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जो देखकर ये समझ जाता है कि आज बीइंग अपनी पहली हीट में है। वो बीइंग के फेरोमोन्स को इनहेल करता है और सोचता है आज बीइंग के फेरोमोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये आज किसी भी अल्फ़ा को हीट में ला सकता है। मुझे बीइंग के इन फेरोमोन्स को कंट्रोल करना होगा, वरना कोई भी अल्फ़ा टिगर होकर बीइंग के साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए न्यूसेन पहले तो गेट बंद करता है और फिर बीइंग के किचन में जाकर बीइंग के लिए कुछ मेडिसिन बनाता है जो बीइंग के फेरोमोन्स को कम कर सके। वो फटाफट एक मेडिसिन बनाकर बीइंग के पास आता है और पहले खुद वो मेडिसिन पीता है, क्योंकि बीइंग के फेरोमोन्स न्यूसेन को भी हीट में ला सकता था। इसलिए वो अपने आप को सेव करने के लिए पहले खुद मेडिसिन लेता है और उसके बाद बीइंग को मेडिसिन पिलाता है। कुछ देर बाद बीइंग को जब पेन से आराम मिलता है, वो अपनी आंखें खोलता है और न्यूसेन से कहता है, निये मुझे क्या हुआ था, मुझे इतना पेन क्यों हो रहा था, जबकि मुझे पहले इतना पेन कभी नहीं हुआ। न्यूसेन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन बीइंग, तुम्हें तुम्हारी पहली हीट आ गई है। बीइंग कहता है, क्या हीट, वो क्या है? न्यूसेन कहता है, क्या तुम्हें हीट के बारे में पता नहीं है? बीइंग नाम में जवाब देता है। न्यूसेन कहता है, बीइंग हम ओमेगा है ना, तो हमें हीट आना स्वाभाविक है। शायद तुम्हारी पहली हीट है, इसलिए तुम्हें इतना पेन था। बीइंग हाँ में सिर हिलाता है। न्यूसेन कहता है, बीइंग अब जैसे ही तुम्हें पहली हीट आ गई है तो अब से तुम्हें अपना ख्याल ज़्यादा रखना होगा। बीइंग कहता है, ख्याल, वो कैसे? न्यूसेन कहता है, ओहो बीइंग, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? जो सुनकर बीइंग थोड़ा सैड हो जाता है और न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हूँ। ये सुनकर तो न्यूसेन बीइंग से सॉरी कहता है और कहता है, आई एम सो सॉरी बीइंग, मुझे नहीं पता था। बीइंग कहता है, कोई बात नहीं न्यूसेन। न्यूसेन कहता है, ओके, हीट के बारे में तुम्हें सब बता देता हूँ। और हुसैन बीइंग को सब कुछ बता देता है। बीइंग न्यूसेन से कहता है, वैसे हुसैन तुम्हारे भी तो पेरेंट्स नहीं है, फिर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता? जहाँ न्यूसेन कहता है, बीइंग मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ और भूल गए मेरे पास मेरी ग्रैंड माँ है। जब मुझे मेरी पहली हीट आई थी तब मैं भी तुम्हारी तरह पेन में था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर थैंक गॉड मेरे पास मेरी ग्रैंड माँ थी। तब उन्होंने मुझे ऐसे ही मेडिसिन बनाकर पिलाया और फिर समझाया कि ये हम सब ओमेगा को होता है। इसलिए अब मैं हमेशा अपने गले में ये कॉलर बांध के रखता हूँ कि ना मैं किसी ओमेगा के फेरोमोन्स को हील करने के बाद मैं भी हीट में आ जाऊँ। और दूसरी चीज़, हमारी पहली हीट के बाद हमारे फेरोमोन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए हम ओमेगा को हमेशा अपने नेक में कॉलर बांध के रखना चाहिए, ताकि हमारे सेंट से कोई भी अल्फ़ा टिगर ना हो सके, वरना वो हमारी क्या हालत करेंगे ये तो मैं भी नहीं जानता। अब न्यूसेन दोबारा बीइंग के लिए मेडिसिन और फूड बनाकर रख लेता है और कहता है कि अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो, मैं तुमसे मिलने शाम को आऊँगा। और वो बीइंग को आराम से लिटाकर चला जाता है। अब हम इधर कॉलेज में देखते हैं, जहाँ वेंचाओ आज बीइंग को कॉलेज में ढूंढ रहा था, मगर बीइंग आज कॉलेज नहीं आया था, इसलिए वेंचाओ आज सैड था। वेंचाओ को सैड देखकर म्या भी सैड थी और म्या को सैड देखकर हमारे क्यूट सा इनोसेंट सा वांगजी भी सैड था। वो आज किसी तरह हिम्मत करके म्या से कहता है कि वो आज सैड क्यों है, मगर म्या उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी म्या देखती है कि वेंचाओ टेरिस पर जा रहा है। ये देखकर म्या भी वेंचाओ के पीछे जाती है। म्या को सैड होकर टेरिस पर जाते वांगजी भी देखता है और वो मन में सोचता है कि क्या म्या कहीं सुसाइड करने तो नहीं जा रही है। इसलिए वांगजी भी म्या के पीछे जाता है, मगर वहाँ जाकर जब वो म्या को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक, क्योंकि म्या वेंचाओ को किस कर रही थी। वांगजी जब ये देखता है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि जिसे वो प्यार करता था वो किसी और को किस कर रही थी।
ये देखकर वांग जी अपनी हाथों की मुट्ठी बनाकर उसे इतना टाइट कसता है कि वांग जी के नाखून वांग जी के हाथ में गड़ जाते हैं और उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ वेंचाओ जब टेरेस पर आता है तो वो साइड में खड़ा था। वेंचाओ को साइड में देखकर म्या घबरा जाती हैं और वो वहाँ पर जाकर सीधा अपने लिप्स वेंचाओ के लिप्स में रखकर उसे किस करने लगती है। ये चीज़ वांग जी ने देख लिया था और वो वहाँ से चला जाता है। अब वेंचाओ म्या को दूर पुश करता है और म्या से कहता है, म्या ये क्या बदतमीजी है। म्या दोबारा वेंचाओ का फेस पकड़कर कहती है, वेंचाओ ये बदतमीजी नहीं है, ये मेरा प्यार है। तुम क्यों देख नहीं पाए कि मैं तुमसे कब से प्यार करती हूँ, और तुम हो कि तुम उस कल के आए हुए ओमेगा के पीछे भाग रहे हो, जिसने उस दिन कैंटीन में तुम्हें थप्पड़ मारा, सबके सामने बेइज्जत किया। तुम उस ओमेगा के पीछे पड़े हो जो तुमसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करता। तुम उससे प्यार कर सकते हो वेंचाओ, पर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। हाँ क्यों वेंचाओ, आखिर क्या है उस ओमेगा में जो मुझ में नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि वो एक ओमेगा बॉय है और मैं एक ओमेगा गर्ल, फिर क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। बताओ वेंचाओ बताओ। जहाँ वेंचाओ म्या की बात सुनकर कहता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बॉय में है ना कि गर्ल्स में, और मैं तुम्हें केवल अपनी फ्रेंड मानता हूँ, बस उसके अलावा मैं तुमसे प्यार नहीं करता। म्या इतना कहकर वो म्या को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर म्या पहले तो काफ़ी रोती है और उसके बाद आंसुओं को साफ करती है और कहती है, अगर वेंचाओ मेरा ना हुआ तो मैं वेंचाओ को किसी और का भी नहीं होने दूंगा। अब उस ओमेगा को जीने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर वो भी टेरेस से नीचे आती है और अपने क्लास में अपना बैग उठाती है और सीधा एक ऐसी जगह जाती है जहाँ केवल चोर चक्के रहते थे जो पैसों के लिए कुछ भी कर लेते थे। वहाँ जाकर वो कालूस नाम की एक 27-28 साल के लड़के से मिलती है। जैसे ही कालूस म्या को अपने अड्डे पर देखता है, वो खड़े होकर म्या को टच करते हुए कहता है, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल खूबसूरत ओमेगा गर्ल इस अड्डे पर क्यों आई है? क्या किसी का किडनैप करना है या फिर किसी को डरा धमका के उसके हाथ पांव तोड़ना है? जो सुनकर म्या अपने बैग से अपना कार्ड निकालती है और कालूस को रोककर उसके हाथ में कार्ड को देते हुए और कहती है, हाथ पैर नहीं तोड़ने हैं बल्कि मर्डर करना है। कालूस कहता है, क्या मर्डर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम लोग किसी भी मर्डर की सुपारी नहीं लेते हैं। और वो वापस उस कार्ड को म्या के हाथ पर रख देता है, मगर तभी म्या कालूस का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटती है और कार्ड को कालूस की जेब में रखते हुए कहती है, इस कार्ड में 2 मिलियन युवान है, अगर ये कम लग रहे हैं तो। और उसका हाथ अपने कमर पर रखती है। कालूस समझ जाता है कि ये ओमेगा गर्ल मर्डर करवाने के लिए खुद को भी सेल करने के लिए तैयार है। ये देखकर कालूस भी अपने आप को नहीं रोकता और वो म्या को अपने पास खींचकर कहता है, ओके बेबी, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। और वो म्या को अपने साथ लेकर एक कमरे में चला जाता है, जहाँ अंदर जाते ही वो म्या को गेट पर पिन करता है और उसके साथ फोर्सफुली मेकआउट करने लगता है। म्या भी बदले की आग में कालूस के जैसे बीस्ट पर्सन के साथ इंटीमेट हो जाती है। कालूस भी म्या जैसे क्यूट, सॉफ्ट और ब्यूटीफुल ओमेगा गर्ल के साथ इंटीमेट होकर एक अलग ही रिलीफ महसूस करता है, क्योंकि अभी तक वो सबके साथ इंटीमेट होता था, मगर वो पहले से ही किसी न किसी के साथ इन्वॉल्व थे। मगर म्या जो अभी तक वर्जिन थी, उसने भी अपनी वर्जिनिटी कालूस जैसे पर्सन के साथ लूज कर दी थी। म्या की हालत बहुत ख़राब थी, उसके बॉडी पर जगह जगह ब्लड निकल रहा था, मगर फिर भी वो कालूस से कहती है कि कब तक उसका काम ख़त्म हो जाएगा। कालूस कहता है, जब तुम कहो। म्या उसका फ़ोन उठाती है और उसके नंबर से अपना मोबाइल नंबर डायल करती है और उसके फ़ोन में कालूस का नंबर आ जाता है। वो अपने कांपते हाथों से ही कालूस का नंबर सेव करती है और खड़े होते हुए कहती है, ओके, मैं तुम्हें कॉल करके उसकी फ़ोटो भेज दूँगी। इतना कहकर वो अपने कपड़े सही करती है और लड़खड़ाते हुए अपनी गाड़ी तक आ जाती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि घर ले चलो। ड्राइवर भी अपना सिर हाँ में हिलाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। अब हम इधर वांग जी को देखते हैं, जो आज बहुत गुस्से में था। वो अपने ऑफिस में आकर काफ़ी तोड़फोड़ करता है, क्योंकि आज म्या को वेंचाओ के साथ वो सब करते हुए देखकर वांग जी एकदम पागल हो चुका था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि जिस लड़की को वो बचपन से प्यार करता था वो आगे चलकर उसको इस तरह धोखा देगी। वांग जी बहुत ही पेन में था, उसे काफ़ी सैड फील हो रहा था। जब ये बात सुयान को पता चलती है तो वो तुरंत वांग जी के ऑफिस पहुंचता है,
जहाँ वांग जी की इस तरह की हालत देखकर सुयान वांग जी को संभालता है और वांग जी से पूछता है कि क्या हुआ। वांग जी सुयान को हक करके काफ़ी